जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं और निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। आज थोड़ी असुविधा हो सकती है आपको, क्योंकि आज मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ और इसमें अबाउट 2000 के आसपास फॉलोअर हैं। और एक बात आपको बता दूं, राकेश जी जय भारत, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं भैया, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आवाज़ मेरी आ रही है तो एक बार ज़रा कंफर्मेशन दें और थोड़ा हम कंफर्म हो पाएँ कि आप तक ये आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है। शैलेंद्र जी जय भारत, आशीष जी जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ आज मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में। और पिछले लगभग एक हफ्ते से मैं एब्सेंट था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा कहीं व्यस्तता थी कि मतलब इवनिंग में हम फ्री नहीं हो पाते थे और आज समय मिला है तो आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। कृष्णा मौर्य जी, शाक्या जी, शिव कुमार जी, सभी को सादर नमो बुद्धाय। और मेरा आपसे निवेदन है कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि हर व्यक्ति, कोई भी मीडिया हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, तो बिना पैसे की कोई काम नहीं करता है। वैसे ही अगर जो आप तमाम बड़े बड़े नेताओं का पेज आप देखते हैं, लगातार आपके संपर्क में आता है, दयानंद सैनी जी जय भारत, तो वे सब कम से कम अपने पेज पे मैं आपको बता दूं कि 50 हज़ार रुपये महीने खर्च करते हैं और तब जाकर उनका पेज जो है वो पॉपुलर हो पाता है। और ज़बरदस्ती आपके जो है सामने फेसबुक अकाउंट के सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं हम उस नेताओं की जो है काबिलियत को मान लेते हैं कि भैया ये नेता बड़ा फेमस है, इसके फेसबुक अकाउंट पे इस तरीके से चल रहे हैं और जहाँ देखो पोस्ट आ रही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो नेता हैं वो महीने में कम से कम 50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस पेज को प्रमोट करने के लिए हम 50 हज़ार रुपये महीने खर्च करें। वैसे अभी तक तो हमने कुछ दिया नहीं है और आप लोगों का अगर सहयोग और साथ रहा तो देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को प्रमोट करने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी जो बात है वो अभी ज़मीनी लेवल पर लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रही है। उसका कारण यही है कि जो है हम लोग अभी बहुत अच्छे से ज़मीनी लेवल पर काम नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात क्या है कि समाज का वह तबका, जिस तबके से हम बिलोंग करते हैं, वो सोशल मीडिया पर अभी बहुत ही स्ट्रांगली अपना प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया है। और जो लोग प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वे ज़्यादातर जो दूसरी पार्टी से हैं या किसी दूसरे संगठन से हैं, वे अटके और भटके हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी या संगठन से होता है तो वे पीछे से तो आपका वीडियो देख लेते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन फ्रंट पर आकर के आपको लाइक करेंगे न से जानबूझ के। उनको पता होता है ये सही बोल रहा है, बंदा सही कह रहा है, वास्तविकता की बात कर रहा है, लेकिन वो प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। रीज़न ये है कि कहीं हम उनको यहाँ लाइव उनका नाम ना लें, देख न लें, ये तमाम प्रकार के उनकी प्रॉब्लम्स व्यक्तिगत हो सकती हैं। खैर, तो साथियों, हम सबको मिल करके और अपना जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत करना पड़ेगा और लगातार आप सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं पुनः एक बार सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत,
जय संविधान। और कुछ दिन पहले अभी जो है एक पोस्ट आपने देखी होगी, और वो पेपर की कटिंग थी और शायद आपने पढ़ी होगी। उस पेज पे एक मॉन्क होता है, बौद्ध भिक्षु होते हैं, और बौद्ध भिक्षु से किसी ने प्रश्न किया कि जो है अगर आपका जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है या आपका चीवर है या कुछ भी, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, उसको कई दिन हो गया पड़े हुए, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा ले लो, प्रतिमा अगर गटर में गिर जाए, गटर में अगर फेंक दी जाए या गिर जाए, कोई तोड़ दिया हो, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? तो बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया कि अगर कोई इस प्रतिमा को गटर में फेंक देता है या सीवरेज में फेंक देता है जहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाता है, तो सबसे पहले मैं प्लम्बर को फ़ोन करूँगा कि प्लम्बर उस नाली की ब्लॉकेज को देखे और उस प्रत्येक सिचुएशन में जो भी समस्याएं हैं उसको टैकल आउट करे। साथियों, ये जो बातें थी ये बड़ी ही गंभीर बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो भगवान बुद्ध एक विचारधारा है, भगवान बुद्ध एक आइडियोलॉजी है, मानव जीवन को खुशहाल बनाने का एक माध्यम, एक तरीका है। और जो व्यक्ति भगवान बुद्ध से परे है वो, मैं समझता हूं कि वो इंसान हो ही नहीं सकता है। इंसान इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है कि वास्तविकता क्या है, करना क्या हमें है, सही क्या है, गलत क्या है। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोग मंदिरों की लड़ाई कर रहे हैं, मूर्तियों की लड़ाई कर रहे हैं, जगह जगह बुद्ध विहार बनाए जा रहे हैं और जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह मस्जिद बनाए जा रहे हैं। तो उन मंदिरों, मस्जिदों से या बुद्ध विहारों से हम रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं? एक प्रेरणा, एक संदेश हम देना चाह रहे हैं कि हमारे महापुरुष, हमारे भगवान क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि उसको प्राथमिकता देने के बजाय हम लोग अपने दिमाग पर अगर कंसंट्रेट करें, अगर हम लोग भगवान बुद्ध को अपने दिमाग में, अपने अंतःमन में स्वीकार करें, तो मैं समझता हूँ कि उस बुद्ध विहार से या उस मंदिर से या उस मस्जिद से कहीं ज़्यादा बेहतर और सटीक मार्ग है। और हमारे आपके बीच में मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं बचेगी और सिर्फ हमारा जो कार्य होगा वो हर स्तर पर सर्वलोक हित में समर्पित होगा। इसलिए मेरा आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि जो भी आप सभी के पास खाने से, कमाने के बाद, खाने के बाद या किसी भी तरीके से जो आप खुद को बचा पाते हैं या पैसे आप बचा पाते हैं, उन पैसों का सदुपयोग करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सत्ता में पहुंचने का प्रयास करें। और सत्ता में पहुंचने का प्रयास का मतलब है कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा और जो आपके विरोधी कैंडिडेट हैं उनको फाइट करना पड़ेगा। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है ये जीरो लेवल की राजनीति खड़ी कर रही है और ज़्यादातर लोग जो अभी भटके हुए हैं, जिनको अभी बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, सपा नजर आ रही हैं, या तो वे कहीं ना कहीं स्वार्थ में लिप्त हैं, और अगर स्वार्थ में नहीं लिप्त हैं तो अभी उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में पार्टी कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारे समाज को बैलेंस किया जा सकता है। अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो हम लोगों ने वायरल किया हुआ था और उस ऑडियो में ये बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सबसे अलग पार्टी क्यों है। और पिछले 75 सालों से आपने देखा होगा कि आपका संविधान लागू है, आपका संविधान पिछले 75 सालों से लागू है, लेकिन देश के अंदर अराजकता,
देश के अंदर जातीय व्यवस्था, देश के अंदर मनुवादीय व्यवस्था, भेदभाव ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि वह भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वही भारतीय संविधान जातीय सर्टिफिकेट भी बनाता है। ध्यान से समझिएगा, जातीय सर्टिफिकेट भी बनाता है। वही भारतीय संविधान एक व्यक्ति के नाम पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवाता है। वही भारतीय संविधान लोगों की जो है क्या कहते हैं उसको, धार्मिक व्यवस्था को भी मेंटेन करने का प्रयास करता है। कहता नहीं ये इनकी श्रद्धा की बात है और श्रद्धा में लोग अंधे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब उनका किसी भी तरीके से कल्याण नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है वो आज के 10 साल पहले, आज के 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं उससे 10 गुना बेहतर है। मीन्स आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली हमसे और आपसे इंटेलेक्चुअल हो रही है, हमसे और आपसे फॉरवर्ड हो रही है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हमारे इतिहास को ला करके भारतीय संविधान में पिरोया, उसके लिए हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऋणी हैं। हम उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि वही भारतीय संविधान में सभी जो वास्तविकता थी, वास्तविकता का मतलब क्या है, अगर आप बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं तो हिस्ट्री में आप उठा करके देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म को आज वर्तमान में कोई भी हिंदू धर्म का ठेकेदार परिभाषित नहीं कर सकता है। और पूरा का पूरा जो हिंदू धर्म है, आज धनतेरस है, कल दिवाली आएगी, तमाम ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो हिंदू धर्म के फेस्टिवल कहे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पूरा का पूरा जो फेस्टिवल है वो बौद्ध धर्म से आया हुआ है। मीन्स पहले जो परंपरा इस देश के अंदर थी वो पूरी की पूरी परंपरा बौद्ध धर्म की ही थी, और उसी को षड्यंत्रकारियों ने तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू किया, और धीरे धीरे अब ये इतना बिगड़ा हुआ रूप हो गया है इसका कि आज उसी के नाम पर राजनीति होती है। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जो है ये कहते हैं कि मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूं और भगवान राम की रक्षा मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, अब मुझे वोट दीजिए, मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, और धर्म के बिना आपका जीवन बेकार है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहता हूं कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है। अगर आमने सामने हो जाएं तो योगी आदित्यनाथ हो या मोदी आदित्यनाथ हो या तड़ी पार ग्रुप हो, कोई भी धर्म को डिफाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर वास्तव में धर्म को डिफाइंड करते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लिए बिना वे अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते हैं या अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तो साथियों, आज जो वर्तमान भारत में सिचुएशन है, सुनील जी का कहना है कि पॉइंट पर आइए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पॉइंट पर ही हम आ रहे हैं। आज जो वर्तमान भारत में राजनीति हो रही है वो राजनीति समाज को सुधारने के लिए नहीं हो रही है, वह राजनीति हो रही है कैसे हम सत्ता में पहुंचें। सत्ता में पहुंचने का मतलब है कि दारूबाज को दारू पिलाओ, जितने नशेड़ी हैं उनको नशे की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, जितने व्यभिचारी व्यक्ति हैं उनको व्यभिचारिता की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो आपका वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट पर ही प्रहार करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें और आपको जीने के लिए
किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी भी चमत्कार की जरूरत नहीं है। इतिहास में आप जानते हैं, पढ़े होंगे, पूरा पाषाण काल से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूं तो मानव जीवन लगातार अपने आप को बदलता हुआ आया है और खुद ही सीखता हुआ आया है, खुद ही करता हुआ आया है। जब पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं, मानव अनभिज्ञ था, उसको कुछ भी नहीं पता था, तब उसकी रक्षा कौन करता था, तब उसको संरक्षित कौन करता था, यह बड़ा प्रश्न है। और जब से मानव के अंदर दिमाग और बुद्धि विवेक हो गया, तब से वह मानव तमाम प्रकार के उलूल जुलूल चीजें आपके बीच में लाता रहता है। और वह उलूल जुलूल चीजें इसलिए लाता है क्योंकि मैं अगर जागरूक हो गया हूं तो हमें जनता को, जनता का मतलब आम जनता को कैसे भ्रमित करके और अपने पक्ष में लेना है, उनको बेवकूफ बनाना है। यह काम बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है। साथियों, बीजेपी भारत देश की, आरएसएस भारत देश का एक आतंकवादी संगठन और बीजेपी एक आतंकवादी पार्टी है। उसी के साथ लगी हुई कांग्रेस पार्टी है, उसी के साथ आज आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। पहले आम आदमी पार्टी एक कमिश्नर, आप सोचिए जरा, एक IRS इनकम टैक्स कमिश्नर केजरीवाल रहे हैं। एक कमिश्नर से झूठ बोलने की उम्मीद आप कर सकते हैं? वो कमिश्नर अगर बना होगा तो सोचिए जरा, उसको सब कुछ पता होगा, मोस्टली इतिहास भी, भूगोल भी, मतलब अनयूजुअल जो है वो बातें, या कह सकते हैं कि वे बातें समाज के बीच में नहीं रखेगा या अपने मुंह से नहीं निकालेगा जो सत्यता पर आधारित ना हो। लेकिन यह केजरीवाल का स्टेटमेंट अभी है कि आने वाली दिवाली में सभी को, पूरे दिल्ली वासियों पर भगवान राम की कृपा हो। दिवाली के दिन 7 बजे 8 बजे भगवान राम की मैं पूजा करूंगा और आप सभी लोग मेरे साथ लगकर पूजा कीजिए। भगवान राम आप सभी को आशीर्वाद दें। आप समझ रहे हैं? ये स्टेटमेंट है। तो जब सब भगवान राम ही कर रहे हैं तो ये मुझे बताओ, तुम्हें सरकार बनाने की जरूरत है क्या थी? सत्ता में आने की जरूरत क्या थी? तुम आराम से घर में बैठे रहते, भगवान राम तुम्हारी मदद करते रहते। दुनिया की कर ही रहे हैं, तुम्हारी भी करते हैं। दूसरी बात साथियों, इतिहास उठा के देखोगे, मैं आपको बता दूं तो भगवान राम एक, जैसे फिल्म होता है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ठीक ऐसे एक फिल्म के नायक हैं। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में इसे बसाते चले गए और आज हमारा देश और समाज इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। उसको अपनी वास्तविक जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कभी इसको वोट देता है, कभी उसको वोट देता है, कभी उसको वोट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप नई विजन को लेकर चलते हैं, जैसे केजरीवाल को इंस्टॉल करने का काम किसने किया? आरएसएस ने किया। अन्ना हजारे के माध्यम से लाया गया, मीडिया वालों ने उसका प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे वो फटाफट दिल्ली में एस्टेब्लिश हो गया। आपको लग रहा होगा कि केजरीवाल में बड़ा जादू है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को रामायण का वास्तविकता नहीं पता है, समाज की वास्तविकता नहीं पता है, वो जादू कैसे कर सकता है? वो वास्तविक मार्ग को कैसे दिखा सकता है? दिल्ली के अभी प्राइमरी स्कूलों की बात मैं करूं, प्राइमरी स्कूल में जगह जगह प्रत्येक स्कूल में लक्ष्मी माता, देवी माता, काली माता की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। आखिर तुम पढ़ाना क्या चाहते हो बच्चों को? हमारे बच्चों को तुम सिखाना क्या चाहते हो? यही कि झूठ, अंधविश्वास, पाखंड में आप जकड़े रहो। और हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, आम जनता है, उनको आदत पड़ गई है कि हमें इस टॉपिक पे बहस नहीं करना है।
ये हमारे सिलेबस के बाहर का मैटर है। और मैं आपको बता दूं, यही भगवान इस देश के जो जिनको तुम संहारक समझते हो, जिनको तुम समझते हो कि ये भगवान ने हमें जीवित किया या बनाया, समथिंग हमारी रक्षा कर रहे हैं, वही आज भगवान राजनीति के बहुत बड़े जो है हथियार बन गए हैं। और इन्हीं हथियार को लेकर के आरएसएस हुई, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, ये तमाम पार्टियां, अभी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं परशुराम मंदिर बनाऊंगा, फिर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से बड़ा भव्य जो है मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा। तो नालायकों, ये बताओ कि तुम लोग सत्ता में आ रहे हो जनता का कल्याण करने के लिए, उनको नौकरी, रोजगार और उनके स्वास्थ्य की चिंता और नियम कानून, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की व्यवस्था, ये सब लेकर के आओगे, या राम मंदिर, सीता मंदिर, मस्जिद या कोई और चीज बनाओगे? इसको बना देने से अगर बेनिफिट होता या फायदा होता तो हम समझते हैं कि कोरोना काल में अभी तक सबसे बड़ा फायदा हो गया होता, हर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, न करने की जरूरत थी। लेकिन इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बीजेपी वालों ने यहां तक कि पैसे लेकर के किडनी तक निकाल लिए हैं। अब इससे शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? तभी अभी जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन जो लगा रहे हैं, इसमें किसी को कोई भरोसा नहीं है, आम जनता को भरोसा नहीं है। मजबूरी में लोग लगवा भी रहे हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश, और जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनका रिकॉर्ड जबरदस्ती बना दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वालों की ये कंडीशन पकड़ी भी गई थी कि जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। और मोदी जी तो एकदम एक्सपर्ट हैं, प्रचार मंत्री के मामले में मोदी जी नंबर 1 पे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। अभी इटली गए हुए थे, आपने देखा कि वहां पर जैसे वो जहाज से उतरते हैं, उतरने पर क्या होता है, वहां पर लोग जो है शंकर जी का मंत्र, भोले जी का मंत्र, कुछ महिलाएं पढ़ना शुरू करती हैं। और मीडिया वाले, हमारे जो दलाल मीडिया हैं, वे उसको ला करके दिन भर यहां प्रचारित करते हैं कि मोदी जी जब उतरे तो वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है, शंकर बाबा का पाठ हो रहा है, भोले बाबा का पाठ हो रहा है। बताओ, ये दिखाने की चीज है, पहली बात। दूसरी बात, इटली में इतना कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि तुम्हारी आरती में ये सब काम मंत्र पढ़ने के लिए वहां बैठा है। ये यहां से पहले ही प्रोपोगंडा तैयार होता है और इनको भेजते हैं वहां पर कि ये ड्रामा ऐसे करना है। और ये ड्रामा जब वहां पर होता है तो उसको इंडिया में ला करके परोसा जाता है और इससे इंस्पिरेशन लोगों के बीच में क्रिएट किया जाता है कि पूरे विश्व में जो है ये चल रहा है और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब आप सोचिए, साइकोलॉजिकली आपको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। फायदा क्या होता है, मुझे बताओ, फायदा क्या होता है? आप उसी मोटिवेशन में उलझे हुए हैं, रिजल्ट जीरो। कोई भगवान ना आपकी मदद करने आया है और ना भविष्य में आएगा। अगर आपके मन का भ्रम है तो बनाए रखिए, आप मानिए, लेकिन आने वाले दिनों में आपके बच्चे नहीं मानेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, जितनी जल्दी आप आत्मनिर्भर बन जाइए उतनी जल्दी आपका भी और आपके समाज का भी कल्याण हो जाएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि जब तक व्यक्ति के अंदर बुद्धि और विवेक नहीं होती है और तब तक वो सही मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। आज मैं बात कर रहा था वास्तविक राजनीति की, तो वास्तविक राजनीति के पॉइंट पर ही मैं बोल रहा हूं। कुछ हमारे भाई बंधु लोग लिख रहे हैं, सर पॉइंट पर आइए, तो पॉइंट की ही बात हो रही है। राज का मतलब होता है सत्ता और नीति का मतलब है सत्ता को नीतिगत तरीके से हम कैसे चलाएं ताकि हर मानव, हर देशवासी का कल्याण हो सके। लेकिन आज की जो राजनीति है वो राजनीति एक बिजनेस और व्यापार का साधन बन गई है। कुछ लोग कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। हम कहे पागल हो तुम, बिजनेसमैन नहीं हो। अगर तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन होते तो राजनीति में आ जाते, क्योंकि सारा बिजनेस राजनीति से ही शुरू हो रहा है। अडानी अंबानी का बिजनेस राजनीति से ही चल रहा है और न जाने कितने स्कूल कॉलेज, कितने सारे तमाम
और कंपनियां चल रही हैं जो नंबर 2 में काम कर रही हैं, वो सब राजनीतिक स्टैंड लिए बैठी हैं। और हम आप छोटे मोटे दुकानदार या बिजनेसमैन हो करके अपने आप को हम बिजनेसमैन बने घूमते हैं। मायावती जी की दिल्ली में 18-20 कोठियां हैं। अब आप बताओ कौन सा बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश का है कि जो 18-20 कोठियां दिल्ली में बना के बैठा है? तमाम जितने विधायक हैं, जितने माफिया हैं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात बताऊं, किसके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, किसके पास ब्लैक मनी नहीं है, किसके पास अथाह पैसे नहीं है, जिसका रंग आप आज राजनीति में देख रहे हैं। कोई थार गाड़ी से चल रहा है, कुचल दे रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है, कोई अंधाधुंध रैलियां कर रहा है। आपने कभी सोचा है ये पैसे कहां से आए? सोचना पड़ेगा आपको। ये आपके ही पैसों का दुरुपयोग करके, आपके ही पैसों को लूट करके, और समाज में रेट बढ़ा दिया जाता है हर चीज का, और यहां से जब निकालते हैं तो वहां से कलेक्शन होता है। तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, वो प्रोजेक्ट पे कहीं काम हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। एक भी प्रोजेक्ट किसी का काम किया हो तो ईमानदारी पूर्वक। भ्रष्टाचार चरम पर है। राजनीति आज धंधा नीति बन गई है। और हम क्या करते हैं? हमारी समस्या है, हमारी आदत पड़ गई है, हमारी आदत पड़ गई है। 4 लड़कियां टीवी चैनल पे, 4 लड़के टीवी चैनल पे, जो मोदी योगी या उन्हीं धंधा नीतियों से जो है प्रेरित होते हैं, वे दिन भर माहौल बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार किसकी बनेगी। हम लोग अपने बुद्धि विवेक पे दिमाग नहीं लगाते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इस बार सपा की माहौल है, इस बार बसपा की माहौल है, इस बार उसका माहौल है। हम लोग माहौल देख करके वोट दे देते हैं। अभी इस बार माहौल सपा का है तो सपा को दे देंगे, अगली बार माहौल बीजेपी का आएगा तो बीजेपी को दे देंगे, अगली बार माहौल कांग्रेस का आएगा तो हम कांग्रेस को दे देंगे वोट। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं है। हम लोग मीडिया वाले के माहौल के हिसाब से चलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मीडिया वाले माहौल कैसे बनाते हैं ये शायद आपको नहीं पता है। वो ये जान जाते हैं कि वर्तमान में किसका माहौल बना दिया जाए कि जनता इधर से उधर ऑटोमेटिकली हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 75 सालों में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति वोट मांगने जाता है, हम हैं या कोई और है, तो लोग ये कहते हैं कि भैया इस बार मैं अपना वोट बेकार नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। 75 सालों से आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, तो ये मुझे बताओ सही सरकार क्यों नहीं आई अभी तक? अगर आपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो सही सरकार अभी तक क्यों नहीं आई जो आपकी बात को रखे, आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान करे? संभव है। मैं चैलेंज करता हूं भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां, मैं सभी पार्टियों को चैलेंज कर रहा हूं, ज्यादा मुद्दे की बात मत करिए। आप केवल देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, मैं आपकी गुलामी करूंगा आजीवन। किसी भी पार्टी के अंदर यह दम नहीं है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दें। और आज मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई जाके खेत में धान काट रहा है, काट रही है, और कोई झाड़ू लगा रही है, हैं? मतलब जनता को बकलोल ही तो समझ रहे हैं। अभी इलेक्शन आया हुआ है तो उछल कूद मची हुई है। मीडिया वाले सुबह शाम दिन भर कचर कचर लगाए बैठे हैं जनता को गुमराह करने के लिए। आप अपने वोट वोट का इस्तेमाल करते आए 75 सालों से, लेकिन रिजल्ट जीरो है। बना लो सरकार, बीजेपी को भगा दो, अखिलेश यादव को ले आओ, कांग्रेस को ले आओ, मायावती को ले आओ। अगर किसी के अंदर क्षमता हो, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार केवल खत्म कर दें, तो मैं आजीवन गुलामी करूंगा। संभव नहीं है। अब कोई रिटर्न अगर दे देता है तो मैं अभी काम करने के लिए उसके लिए तैयार खड़ा हूं। सोच आपकी यह है साथियों कि जो जीतेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अरे क्यों जीतेगा मुझे बताओ ना। जब आप मुझे वोट दोगे ही नहीं
तो मैं जीतूंगा कैसे? इसलिए मैं बोल रहा हूं आज ये बात, क्योंकि एक भाई साहब हैं व्हाट्सएप पे लगातार मेरे को लिख रहे थे, बीआरपी का मतलब ब्राह्मण रक्षक पार्टी लिख रहे थे। ब्राह्मण रक्षक पार्टी तो मैंने नहीं बोला, 2-4 दिन हो गया, एक दो बार फोन लगाया उनको, नहीं लगा। यूट्यूब पर उनके मेरे बातचीत का ऑडियो पड़ा हुआ है, सुनिएगा आप। तो उनका यह कहना है कि इस बार 2022 आ रहा है, हम ऐसी पार्टी को जिताएंगे जो बीजेपी को उठा के लेकर चली जाए। वो पार्टी उन्होंने इंडिकेट किया कि इस बार मैं सपा को वोट दूंगा। और मैं आपको बताऊं, उनका वो साक्या जी हैं और एक अखिल भारतीय साक्य महासभा कि वे बहुत बड़े लेवल के पदाधिकारी भी रहे हैं। और उन्हें अपने आप में बताया कि उनका पूरा परिवार वेल इस्टेब्लिश है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है। उन्होंने कहा इस बार मैं सपा को वोट दूंगा। हमने कहा अच्छा। उन्होंने कहा सीधा सीधा अपने मुंह से कि बाबू सिंह कुशवाहा भी इस समय लगे हुए हैं। समानता दल आई, एक सम्यक पार्टी टी प्रसाद जी चला रहे हैं, वो आई, सब चली गई। भैया बाबू सिंह कुशवाहा भी 2022 के बाद चले जाएंगे और मैं बाबू सिंह कुशवाहा को वोट दे करके मैं अपना वोट बेकार नहीं करने वाला हूं। बड़े एटीट्यूड में बात किया। मैंने कहा अच्छा, तो किसको वोट दे रहे हो भैया, मुझे बता दो। कहें सपा को वोट दे रहे हैं। अब आप सोचिए साथियों, जो नेता समाज में आते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बाबू सिंह कुशवाहा बड़े ईमानदार हैं, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो आप एनालाइज करिए, लेकिन मैं ईमानदार हूं, मैं इस बात की गारंटी दोनों ले रहा हूं। तो मान लो मैं आता हूं और मेरा माहौल नहीं है यूपी में। क्यों नहीं माहौल है? मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, बीजेपी वालों ने प्रमोट नहीं किया, कांग्रेस वालों ने नहीं प्रमोट किया। तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा कुछ नहीं है, जीरो है। बताओ मैं क्या करूं? पार्टी हमने गठन कर लिया है और हमें इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट उतारना है, आपको वोट देना है, बस यही राजनीति है। आप वोट देने को तैयार नहीं हो। हमारा कैंडिडेट आता है 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 वोट लेकर के बैठ जाता है, मींस वोट पा करके शर्मिंदा हो जाता है। तो बताइए कैंडिडेट की गलती है कि तुम्हारी गलती है? गलती आपकी है। आप छोटे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, आप छोटे लोगों को समझना नहीं चाहते हैं। आज जिस समस्या को हम फेस कर रहे हैं, कल इसी समस्या को आपका बेटा और बहू फेस करेगी। मैं आपको बता दूं, राजनीति में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब जड़ें जमाकर बैठ गई हैं और इनको हटाना आसान काम नहीं है। जब तक इस मुहिम में आप बराबर साथ नहीं देंगे और अपने वोट की कीमत की वैल्यू नहीं समझेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं इस बार मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगा, सपा को दे दूंगा, तो चलो दे दो सपा को। सपा सरकार में अगर मैं मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज की ही बात मैं करूं, कितनी गुंडागर्दी हुई आपको पता है? लिस्ट आपके पास भेजूं, पढ़ेंगे आप? आपके पास टाइम है? सब आप जानते हैं। लेकिन बात यही है कि दर्द जैसे पुराना हुआ तैसे वो भूल जाता है। आपको होश हवास नहीं है, आप बेहोशी की हालत में जी रहे हैं और इसी बेहोशी की हालत में जीते जीते अपना सर्वस्व बेकार करते चले जा रहे हैं। एक नाम और लिया उन्होंने, बोले कि आज मैं हमने कहा आपके सपनों की पार्टी कौन सी बताऊं, मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। तो उन्होंने बोला कि वो बामन मेश्राम और एक भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाए हैं। लेकिन मैं उनके पास गया तो मैंने देखा वहां पे सभी 80 वर्ग के लोग हैं। तो हमने कहा जब सभी 80 वर्ग के लोग हैं तो तुम्हारा क्या रोल है वहां पर? तुम्हारा क्या रोल है? बोले नहीं वो ब्राह्मणों को मतलब अच्छा टैकल करते हैं। हम कहे भैया ब्राह्मणों को जो गाली देगा वो अच्छा पार्टी हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? इस देश के अंदर मैं आपको वास्तव में बता दूं, कोई भी जाति बिरादरी को टारगेट करना यह ठीक नहीं है। हर जाति बिरादरी में अच्छे लोग हैं, हर जाति बिरादरी में बुरे लोग हैं, हर जाति बिरादरी में सम्यक लोग हैं, हर जाति बिरादरी में माफिया भी हैं।
अब आप मुझे बताओ, कोई मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी अगर किसी लड़की का बलात्कार करता है तो क्या तुम उसका साथ दोगे क्योंकि वो तुम्हारे समाज का है? सम्राट अशोक ने क्या किया था? सर्वलोक हित में अपने भाइयों को काटा था, और मैं इसका खुला समर्थन करता हूं। इसलिए करता हूं कि जो उनके भाई थे उन्होंने अत्याचार दुराचार जनता के साथ किया और गलत नीति नियम का पालन करते हुए सत्ता सुख भोगना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने किया। और आज वही होना चाहिए, आज वही होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। आप डुबकी लगाए घर के अंदर बैठे रहते हैं। वोट आपका बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा को जाएगा। उसके बाद जब 2 साल 3 साल 4 साल बीतेगा तो आप कहेंगे आरपी मौर्य तो आए थे और चले गए, भाग गए, बंद हो गया, पार्टी नहीं चली। अरे पार्टी को जब वोट दोगे तभी तो पार्टी चलेगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी किसी एक जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। आपको मैं एक बार क्या 20 बार बताऊं, हमारे स्पीच का, हमारे लेक्चर का, हमारे स्टेटमेंट का यह तौर तरीका होना चाहिए कि जो मैं एक बार बोल दूं उसको दोबारा ना बोलूं। लेकिन मैं बार 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 इसलिए बोलता हूं कि कभी तो कोई भी वीडियो आपके दिमाग में घुसे ताकि आप ये समझ पाओ कि सही बात क्या है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल है। मतलब हर जाति बिरादरी का एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के ऊपर 4-4 कमेटियां काम कर रही हैं। ये आपके भेजे में घुसनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक गरीब बाप का बेटा भी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नेतृत्व कर सकता है। आप किसी पार्टी में चले जाइए, आप गरीब बाप के बेटे अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दे तो बताइए, मैं आपको आपके यहां गुलामी करूंगा। पूरे देश में जो पार्टियां चल रही हैं सब परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद की बीमारियों से ग्रसित हैं। आप इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो। जिस पेड़ की जड़ों में ही तीखापन हो या जिस पेड़ की जड़ें ही खतरनाक हो, उस पेड़ से हम अच्छे फ्रूट की कल्पना कैसे कर सकते हैं? करते हैं। एक बोलेगा इस बार लैपटॉप मिल जाएगा, एक बार बोलेगा घड़ी मिल जाएगा, एक बोलेगा कि नहीं जो है 5-5 किलो राशन मिल जाएगा। अबे उल्लू के पट्टों, ये बता, केवल राशन, केवल लैपटॉप, केवल घड़ी तक ही सीमित है हम लोग? अच्छा, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, सत्ता में पहुंचाकर अगर मेरा 1 करोड़ का फायदा हो रहा है तो तुम्हें 40,000 की 50,000 की स्कूटी देना कौन सी बड़ी बात है? ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। वास्तविक राजनीति का मतलब यह होता है कि सरकार का हर स्टेप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता के फेवर में होना चाहिए, जनता के फेवर में होना चाहिए। लेकिन जनता के फेवर में क्या होता है? उदाहरण के लिए कि जैसे मोदी का कंसेप्ट अभी है कि सभी स्कूलों को तहस नहस कर दो, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। सारे स्कूलों की व्यवस्था चरमरा गई है देश के अंदर। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पाखंड, अंधविश्वास, झूठ पढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि थाने और पुलिस में भी जय बजरंग बली का नाम देकर के FIR लिखा जाता है। तो जब आपके दिमाग पर यह कब्जा कर लेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपको अयोग्य बना देंगे, तब आप क्या उम्मीद करोगे सरकार से? कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी के लिए आप मर रहे हो, आप नेता बनने के लिए नहीं मर रहे हो, आप सरकार को भगाने के लिए नहीं मर रहे हो, आप मोदी को देश से भगाने के लिए नहीं मर रहे हो। आप किसके लिए मर रहे हो? नौकरी के लिए मर रहे हो। आपको नौकरी मिल जाए 20,000, 30,000, 50,000 की, स्कूल में आप एक टीचर हो जाएं और वहां पर भी बैठकर कुर्सी तोड़ेंगे आप। अभी मोदी को लोग बोलते हैं ना कि सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा है। मैं तो समर्थन करता हूं इस बात का। क्यों करता हूं? एक प्राइवेट स्कूल की जो टीचिंग फैसिलिटी है वो सरकारी स्कूल की क्यों नहीं है? मुझे बताओ। सरकार जो लापरवाह है सो है, लेकिन वहीं पर जितने टीचर जाते हैं
वे टीचर भी डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हैं। कहीं किसी ऑफिस में मैं पार्टी के रजिस्ट्रेशन नहीं, संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आज के लगभग 4 साल पहले अप्लाई किया था। संगठन का रजिस्ट्रेशन मात्र 10 रुपए 50 रुपए में होता है। वैसे अगर ब्लैक में आप कराओगे तो 15-20 हजार रुपए लेते हैं। और जब हमने अप्लाई किया था, हमने कसम खा लिया था किसी भी अधिकारी को 1 रुपया मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अगर 50 रुपया रजिस्ट्रेशन का है तो 50 रुपए ही दूंगा। उन लोगों ने मेरे को 1 साल दौड़ाया था। अब आप मुझे बताओ, मैं प्राइवेट फैसिलिटी को सपोर्ट करूं या सरकारी फैसिलिटी को सपोर्ट करूं? ये समस्याएं हैं देश के अंदर। तो देश के अंदर नेता ही गद्दार नहीं है, ये जनता भी गद्दार है। और जनता गद्दार इसलिए है क्योंकि उसको समझ नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उसे बुद्धत्व का ज्ञान नहीं है। वो बस राम के भरोसे बैठी और सामने जो मिला लेकर भाग गई। हम खुश तो संसार खुश, हम दुखी तो संसार दुखी। कुछ दिन पहले एक महिला हमारे बड़े क्लोज हैं, मैं उनको बार बार समझाता रहा कि जो है बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इस देश का विनाश कर रही है। नहीं, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, हम बीजेपी को फॉलो करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। समझने का नाम नहीं लिया। बेटे उनके नौकरी की कंडीशन में थे और जब बीजेपी सरकार आई तो बेटों की नौकरियां चाट गई। और जब बेटों की नौकरियां जब चाट गई तो आज दिन भर बीजेपी को गाली देते हैं। इससे ज्यादा राजनीति वो नहीं जानना चाहते हैं। मतलब मेरा अगर भला हो गया तो ये पूरे संसार खुश है, पूरा संसार एंजॉय कर रहा है, और मेरा जो है अगर नुकसान हो गया तो ये पूरा संसार दुखी है। वाह क्या बात है। और एक तरफ मोदी जी का ड्रामा चल रहा है, आत्मनिर्भर बनो। कैसे आत्मनिर्भर बनाओगे? मोदी जी एक बार अपने मुख से सही शब्दों का उच्चारण तो करके देखिए, देश को वास्तविकता बताइए, देश का प्राचीन इतिहास को पढ़िए, देश के इतिहास की जानकारी रखिए और लोगों को वास्तविक इतिहास की बात करिए। तब भारत का प्रधानमंत्री नंबर 1 कहलाओगे। चोर, बदमाश, लुच्चे, लफंगे टाइप के लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का कभी विकास नहीं होने वाला है। बदलते रहिए भाई, हमको क्या करना है? हमारे तमाम महापुरुष आए और बता बता के चले गए, हम भी बता के चले जाएंगे। नहीं सुधरना है मत सुधरिए, नहीं सुधरना है तो मत सुधरिए। हम जो करना चाहते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं, कल हमारा भी फोटो लगा देना और पूजा पाठ करना। और जब बर्थडे आएगा, जब मेरी डेट ऑफ डेथ आएगी तो आराम से माला फूल चढ़ा लीजिएगा। इससे ज्यादा क्या कर पाओगे? और अभी मेरी बात को नहीं मानोगे, जब मेरे मरने के बाद मेरी बात को मानेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब थे जिंदा तब शायद लोग उनकी बात नहीं मानते थे, आज वो नहीं है तो लोग ज्यादा मानते हैं। ज्योतिबा फूले उस समय थे, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया, आप समझ सकते हैं। उनकी बात नहीं मानते थे, आज मानते हैं थोड़ा बहुत। बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या हो गई, वो चले गए, तब लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, अब स्वीकार कर रहे हैं। सारे नेता फोटो लगाते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे। आज बाबू जगदेव प्रसाद पार्टी लेकर खड़े होते तो आपके बाबू सिंह कुशवाहा ही नहीं उनसे ज्वाइन होते, लेकिन आज उनका फोटो लगा के घूम रहे हैं। आज ज्योतिबा राव फूले होते तो बाबू सिंह कुशवाहा हो या बीएसपी के हो या कोई भी पार्टियां हो तो उनको आत्मसात नहीं करती, ना उनके साथ बैठती, ना उनको साथ लेकर चलती, कंपटीटर रहते। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पूजा अर्चना सिर्फ इसलिए की जा रही है कि उनके पीछे वोट बैंक है, उनको मानने वाले लोग हैं। तो जैसे जनता बनेगी वैसे ही राजा बनेगी। और कैसी जनता है और कैसा प्रधानमंत्री है ये आप समझ सकते हैं। जनता और प्रधानमंत्री का तालमेल आप देख लो। जनता की सोच अंधविश्वास, झूठ, पाखंड, चमत्कार है, प्रधानमंत्री भी वैसा बकलोल है। सम्राट अशोक जैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बनेगा? जब आपकी सोच मजबूत होगी और तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। उससे पहले समस्या का समाधान नहीं होने वाला साथियों। राजनीति कर लीजिए, हमें क्या करना है? अगर मेरे को विधायक बनना पड़ेगा, अगर मैं विधायक बनने जा रहा हूं, सपोज दैट,
तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा नशा पसंद है। बीड़ी वालों को बीड़ी बांटूंगा, सिगरेट वालों को सिगरेट बांटूंगा, और दारू वारू के बारे में ज्यादा पता नहीं, मैं दारू ही कहूंगा, दारू वालों को दारू बांटूंगा। तब वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे आरपी मौर्य इज द बेस्ट लीडर ऑफ दिस विधानसभा। मतलब मैं यही करूं क्या? एक टीचर का काम क्या होता है? एक टीचर, आइडियल टीचर जो होता है, वो कभी अपने बच्चों को गलत डायरेक्शन दे सकता है? एक समाज सुधारक कभी इस समाज को गलत डायरेक्शन दे सकता है? सोचिए जरा। और एक वास्तविक जो पॉलिटिशियन होगा, उस समाज को कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। समाज उसका साथ दे और या न दे। आज इसी चीज का जो शिकार हो रही है आम जनता। आम जनता का जो सोचना है वो वास्तविक लीडर को पहचान नहीं पाती है, ना वास्तविक राजनीति को जान पाती है, और क्या करे भी क्या। समस्या तो ये भी है ना, कहते हैं दूध की जली जो बिल्ली होती है वो मट्ठा फूक फूक पीती है। ये बात करेक्ट है। अभी तक लोगों ने लूटा हुआ है, अभी ने लोगों ने जो उनको गुमराह किया हो, तो उनको लगता है कि अब जो ये भी आए हैं ये भी हमें लूटेंगे और गुमराह करेंगे। तो वो कहती है कि हमें दारू मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें कपड़े मिल जाए, और ओंठ जो कहे उसको दे दो, भाड़े में जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ना सरकार, अभी वाली सरकार ने हमें कुछ दिया है, ना आने वाली सरकार हमें कुछ देगी। कम से कम इलेक्शन में कुछ मिल जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस चक्कर में हमारे देश की जनता लगी रहती है। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि आप लोग नेता नहीं बनाते हैं, आप लोग सिर्फ वोट देते हैं। आप नेता बनाना शुरू करिए, और जिस दिन आप नेता बनाना शुरू कर दिए, वह नेता आपके लिए काम करेगा। ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी इस देश की नंबर 1 पार्टी है, और आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसके लिए उज्जवल भविष्य के साथ वो एक विशाल आयाम के साथ खड़ी हुई है। 2022 हो 24 हो उससे मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे बीआरपी से जुड़िए। जितने तुम्हारे चहेते नेता होंगे वो कल सब के सब बीआरपी में समाहित हो जाएंगे, और आप जैसा कहोगे, जो उनको पद देना, जितना बड़ा सम्मान देना, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन अभी हम उनको एक इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अभी बीआरपी का जो आयाम है वो छोटा दिख रहा है, और छोटे लोगों को बड़े लोग समर्थन नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ये टेंडेंसी बन चुकी है। अगर आप कहीं किसी बड़े आदमी से बात करने जाएंगे तो बड़े बन करके जाइए, तब आपकी वैल्यू है। जिसके घर पे अर्थिडी मर्सिडी BMW गाड़ियां हों, उसके घर पे अगर आप साइकिल से जाओगे तो आपकी बात वो सुनने के राजी नहीं होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग लग करके बीआरपी को इतना मजबूत बनाओ कि आने वाले दिनों में इस देश की जो समस्या है उसको जड़ से खत्म कर दे। और ये फर्जी जो राजनीति है, ये फर्जी राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। मीडिया आपको टीवी चैनल पर ही जिता भी देती है और टीवी चैनल पर हरा भी देती है। आप पैसे खर्च करिए, जिस मीडिया को कहिए उस मीडिया को अपने घुटनों में मैं टिकवा देता हूं। जिस मीडिया को कहिए, लेकिन हम पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। अभी इसी फेसबुक लाइव पर आप सभी के माध्यम से लगातार 50-60 लोग जो है देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसी को अभी अपने फेसबुक मतलब पेज को ही 1 लाख रुपए अगर मैं फेसबुक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो कल के ही लाइव वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम जो है 50,000 लोग हमें देख रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो मैं तो वही हूं, मैं कुछ बदला नहीं, मैं बात भी वही कहूंगा। लेकिन 1 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, 50,000 लोग देख रहे हैं। ये कैसे? ये इसीलिए कि ये पैसे का कमाल है, और पैसा खर्च करके जब कोई काम करता है तो वो काम होता नहीं है।
कई भाई लोग लाइव आना चाह रहे थे, तो बात काफ़ी हो चुकी है। अब मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप में से जो भाई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर दिल की हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमने अपनी बात तो रख दी दिया है, और आप लोग भी अगर चाहते हैं लाइव आना, अभी 2-3 लोग लाइव थे, मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं बोलने में बिजी था, इसलिए मैं ले नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कि दोबारा वे रिक्वेस्ट भेजें तो हम उनके मन की बात या दिल की बात जानना चाहेंगे, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कोई भी युवा, एनीबडी जो अपनी बात को हमारे से शेयर करना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है। और आप सभी बीआरपीएंस का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, युवा साथियों का विशेष तौर से, क्योंकि आप लोगों के साथ समर्थन से ही बीआरपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और आपको मैं बधाई दूंगा, और बधाई मैंने नहीं दिया, बधाई दूंगा कि जो है अभी बीआरपी में टोटल 8 लाख प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं, और इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई दूंगा। और लगातार और आप अपनी सदस्यता अभियान को जारी रखिए। और आरती मौर्य जी, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। एक मूवी मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ABCD एनीबडी कैन डांस, वो मूवी आप जरूर देखिए। राजनीति में उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है, आपको सीखना कुछ भी नहीं है। जो आप सीखे हैं, जो जानते हैं, वो परफेक्ट है। आपको पार्टी से जुड़ना है, पार्टी के लिए काम करना है। जो आप काम कर सकते हैं स्वागत है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने दिमाग को स्थिर रखिए, भटकने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में हैं तो भी, और सरकार के बाहर हैं तो भी, अगर आपने बता दिया कि सर हमारे ऊपर ये समस्या है और ये समस्या का समाधान चाहिए इतने दिन के पहले, नहीं तो हमारी कत्ल हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम सॉल्व कर देंगे। जिसको कहेंगे जहां से कहेंगे उठा लाएंगे, लेकिन आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भटकते ही रहे इस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं कि सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है, कभी इस पार्टी और कभी उस पार्टी में। शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग, 2-3 लोगों ने को मैंने रिक्वेस्ट भी भेजा, रिक्वेस्ट उनका स्वीकार किया, लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। और अगली जो है लाइव प्रोग्राम में मैं बीआरपी का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, कि भाई लोगों को पता नहीं होता है कि क्या नियम कानून है, यहाँ तक कि भारतीय संविधान भी लोग, मतलब भारतीय संविधान नहीं, बीआरपी का जो संविधान है उसे भी पढ़ने का टाइम लोगों के पास नहीं होता है। तो मैं लाइव वीडियो में पूरा का पूरा ये चीज बताऊंगा कि बीआरपी में आप स्टार्टिंग से लेकर के, जुड़ने से लेकर के आप बड़े पद पर, बड़े से बड़े पद पर कैसे पहुंच सकते हैं, और बिना पैसे की राजनीति कैसे आप खड़ी कर सकते हैं, और कैसे आप जो है बीआरपी को अपना बना सकते हैं। क्योंकि मैंने, तमाम पार्टियां हैं देश में, अगर मैं कहूं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब किसी ना किसी के नाम पे हैं, और हम लोगों ने जो पार्टी बनाई है उसका संविधान लिखा हुआ है, वो संविधान किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है। यह संविधान पूर्णतया समाज को डेडिकेटेड है। ये मैं लिखित तौर पर बयां कर रहा है हमारा संविधान, ये मैं फेंक नहीं रहा हूं अखिलेश यादव और मोदी आदित्यनाथ की तरह। आप उसको पढ़िए, उसको जानिए और समझिए, समाज के बीच में आप ले जाइए, समाज के बीच में छोटे बड़े लोगों से मिलिए। छोटे बड़े लोगों में अगर कोई कंफ्यूजन होता है, भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो 24/7 आपका फोन उठाने के लिए तैयार खड़ा है, आपसे बात करने के लिए तैयार खड़ा है। और भारत देश के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जब तक तो छोटे लेवल पे रहते हैं, रहते ही हैं, और जब बड़े थोड़े हो जाते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, तो उनका नंबर गुम हो जाता है। आप बात करोगे तो स्विच ऑफ आएगा, टू 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 करके कट जाएगा,
कोई और उठाएगा तो बोला नहीं साहब बहुत दूर है हमसे, हम बात नहीं करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बात करवाएंगे, तीसरे दिन बात होगी। अच्छा, जो व्यक्ति, आप अगर मेरे को जान रहे हैं तो अपना कम्युनिकेशन आप हमारे से ही शेयर कर सकते हैं ना, दूसरे से आप शेयर कैसे करेंगे? लेकिन वहां पर आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और आप फिर लावारिस की तरह हो जाते हैं। तो अगले प्रोग्राम में मैं आपको जो है इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि बीआरपी कैसे जुड़ना है, क्या करना है। उसके बाद एक टॉपिक हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है, इस पर भी मैं बोलूं कि जो संगठन तमाम चल रहे हैं और तमाम पार्टियां भी चल रही हैं, तो पार्टियों की बात अगर ना करें लेकिन संगठन की अगर मैं बात करूं तो संगठन में इनेलो है और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब पार्टी है और संगठन है। तो दोनों समाज के लिए माता और पिता हैं। मतलब जो व्यक्ति समाज में रह रहा है और उसका पार्टी नहीं है, मतलब उसका बाप नहीं है। और जो व्यक्ति समाज में रह रहा है अगर उसका संगठन नहीं है तो समझो उसकी मां नहीं है। तो बिना संगठन के और बिना पार्टी के वह व्यक्ति लावारिस है और उसको लावारिस के सिवाय और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक पर बात करनी है। इसलिए जितने सारे संगठन देश के अंदर चल रहे हैं उनको यूनाइट करना एक विचारधारा के प्रति, ये इनेलो की जिम्मेदारी होगी। और जितनी पार्टियां इस विचारधारा पर काम करना चाह रही हैं या कर रही हैं उनको यूनाइट कर कर विशाल आयाम की तरफ बढ़ना, ये बीआरपी की जिम्मेदारी होगी। तो साथियों, काफी हद तक बातें हो चुकी हैं और काफी कमेंट्स भी आप सभी के हैं। आशीष जी, शिल्पी साकिया जी, बहुत बहुत आभार आपको। आप सभी ने शिल्पी जी के गानों को लगातार सुनते होंगे और बहुत ही प्रेरणात्मक गीत आपके बीच में आते रहते हैं। आपको बता दूं, अभी YouTube चैनल पर एक नया चैनल बना हुआ है और उसमें भी सब्सक्राइबर कमी है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि ज़्यादा ज़्यादा उसको भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका लाइक सब्सक्राइब भी पार्टी को समझ लो पैसे देता है। जैसे भी मैंने बात कही, 1 लाख अगर मैं दूंगा तो फेसबुक वाला हमें बहुत प्रमोट कर देगा। तो अगर मैं फेसबुक को 1 लाख नहीं दे रहा हूं और आप लोगों ने प्रमोट किया तो 1 लाख हमारा बचता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हमारे पास जनबल है तो हर बल हमारे पास है। हर बल का मतलब धन बल भी होगा और सत्ता बल भी होगी। तो जन बल सबसे बड़ी चीज है। आज आप डिसाइड करिए कि आपकी विचारधारा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। अगर वह बीआरपी से मैच करती है तो निश्चित तौर पर आपको बीआरपी के साथ लग जाने की जरूरत है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम दूंगा और जय भारत, जय संविधान। संभवतः अगले मीन्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अगर कहीं मैं किसी रनिंग स्टेटस में नहीं रहा तो निश्चित तौर पर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी और अग्रिम सूचना आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।